हाय एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जो आने वाली है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम बनती कैसे लीनियर इक्वेशन में? डेफिनेटली वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बन जाए कि आप उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, है ना। लीनियर इक्वेशंस में फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, आप लीनियर इक्वेशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। बस इतनी सी बात है। और तो क्वेश्चन सिंपल ही होता है, आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे दे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास इतनी प्रॉपर मेथड तो है, ठीक है। अब आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको हिंदी में एक मोटा मोटा रूप बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि एक जादूगर है, वो एक दो मुर्गों की फाइट देख रहा है, ठीक है। अब दो मुर्गे अपने आप नहीं लड़ रहे हैं, उनके मालिक है जो उनको लड़वा रहे हैं। तो एक कंपटीशन टाइप से है जिसमें मालिक खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने मुर्गों को लड़वा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसे दो आदमी हैं, है ना। अपन यहाँ पे बनाते हैं, एक ए मान लेता हूँ और एक बी मान लेता हूँ, ठीक है। और अपना भाई एक विज़र्ड, जादूगर भाई, है ना। तो जादूगर भाई क्या बोल रहा है, पहले वाले आदमी को बोल रहा है कि इफ़ योर बर्ड विन, अगर तुम्हारा जीता, मतलब ए को बोल रहा है कि अगर ए जीता तो तुम अपना स्टैक मनी मुझे देना। देन यू गिव मी योर स्टैक मनी। स्टैक मनी मतलब जो पैसा उसने लगाया। मान लो ए ने लगाया S1 अमाउंट और बी ने लगाया होगा S2 अमाउंट, है ना। एक अमाउंट फीस उसने अलॉट की होगी, ठीक है, उसके बेस पे उसको पैसा मिलेगा। तो S1 उसने लगाया, तो उसने क्या बोला, अगर तुम जीते तो तुम अपना S1 अमाउंट मुझे देना। भाई जीती वाली राशि तुम रख लेना, पर जीतने पे जो तुमने अमाउंट लगाया था वो मुझे देना। तो S1 किसको मिल जाएगा, विज़र्ड को, ऐसा उसने बोला, है ना। लेकिन अगर तुम हार गए, अगर तुम नहीं जीते, तो मैं तुम्हें जितना अमाउंट तुमने लगाया था उसका 2/3 अमाउंट मैं तुमको दूंगा, ठीक है। तो ये 2/3 अमाउंट देगा किसको, S1 अमाउंट का 2/3 किसको देगा, ए को। अगर ये हारा तो, ए हारा तो, अगर ए जीता तो बोल रहा है अगर तुम जीते तो अपना स्टैक अमाउंट तुम मुझे दोगे, है ना। जीता हुआ राशि तुम अपनी रख लेना, पर जो तुमने लगाई थी वो राशि तुम मुझे दोगे काट के इसमें से। लेकिन अगर तुम हार गए तो जो तुम्हारा राशि है पूरी बर्बाद नहीं जाएगी, उसका 2/3 मैं तुमको दे दूंगा अपनी तरफ से, है ना। सेम चीज, वो सेम प्रॉमिस है ना, वो किसके पास जाके करता है, बी के पास में, कि अगर बी जीता, अगर बी जीता तो बी मुझे कितना अमाउंट देगा, उसका स्टैक अमाउंट, दैट इज S2। लेकिन अगर बी हारा, लेकिन अगर बी हारा तो वो कितना अमाउंट देगा, 3/4, कितना, सॉरी 3/4 अमाउंट देगा, किसका, उसके स्टैक अमाउंट का, ठीक है। ये कब, जब अगर बी जीता या फिर बी हारा, इस टाइप से, है ना। अब विज़र्ड का अकाउंट देखते हैं अपन कि विज़र्ड के अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आगे क्या लिखा है कि फ्रॉम बोथ ऑफ देम हिज गेन वुड बी ओनली 12 गोल्ड कॉइन्स। मतलब अगर ए जीते या बी जीते, दोनों केस में विज़र्ड के पास में 12 सोने के सिक्के आ रहे हैं, है ना। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर ए जीता होता, अगर ए जीता होता तो डेफिनेटली बी हारा होता, है ना। तो ए जीतने पे विज़र्ड को कितना अमाउंट मिल रहा है, S1। विज़र्ड को कितना अमाउंट मिल रहा है, S1। तो S1 प्लस में, है ना। लेकिन ए जीतेगा तो बी हारेगा, बी हारेगा तो विज़र्ड को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 3/4 S2, ये उसको देना पड़ेगा। तो मतलब सब्ट्रैक्ट किया 3/4 S2। और इस टोटल केस में फिर भी इतना सब होने के बाद भी उसके पास में कितने कॉइन बचेंगे, 12। समझ में आया। अब अगला केस, जब बी जीतेगा, जब बी जीतेगा, बी जीतेगा तो उसने क्या बोला, अगर बी जीता तो तुमको कितना अमाउंट देना है, S2। तो S2 अमाउंट विज़र्ड को मिलेगा, उसके अकाउंट में S2 अमाउंट आएगा। लेकिन अगर बी जीता तो ए हारेगा, ए हारेगा तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज -2/3 S1 अमाउंट देना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो ये आए और इस इतना सब होने के बाद में भी उसके पास में कितना अमाउंट बचेगा, 12 गोल्ड कॉइन। ठीक है, बस ये है मेरी दो इक्वेशन। मतलब ये इतनी जो लिखी हुई है महाभारत, ये सब लिखा हुआ है ना, इतना सब बस ये यही है। अगर ये आपको फ्रेम करते आ गया तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस ये अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको यहाँ पे फ्रेम करते आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो यार मैं कर ही देता हूँ सॉल्व, नहीं तो अभी बच्चे रोएंगे फिर कि ये सर ये भी बता ही देते आप, है ना, ये सॉल्व करना भी, ये भी आ नहीं रहा। अभी 4 को करो यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4s1 माइनस 3s2, और ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 48। इधर देखोगे तो ये आएगा -2s1 प्लस 3s2 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 36। अभी इन दोनों के साइन अपोजिट हैं, कैंसिल कर दो, है ना, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 2s1 इक्वल टू 84, s1 आ जाएगा 42, s1 42 आ गया। 42 यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगा -84 प्लस 3s2 इक्वल टू 36। ये इसमें ऐड होगा तो ये होगा 120, 3s2, तो s2 मेरा आ जाएगा 40। तो उन दोनों के स्टैक अमाउंट कितने हैं भाई, s1 का है 42 और s2 का है 40। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स होंगे डेफिनेटली, अमीर आदमी थे पहले के लोग। ठीक है, अपने ऐसे नहीं थे गरीब गरीब। ठीक है, ओके, आज एक और देखते हैं अपन। ठीक है, हाँ, ये वाला है अगला वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रहा है वो, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। 4 लोग हैं ABCD और वो कोई अमाउंट शेयर कर रहे हैं, है ना। उसमें B क्या बोल रहा है कि B क्या देखता है कि मेरे को जितना अमाउंट मिल रहा है उसका 3 गुना अमाउंट अगर मैं करूं तो उतना अमाउंट बाकी 3 को मिला के मिल रहा है। मतलब कि B का 3 गुना कितना, 3B, और इतना अमाउंट किसको मिल रहा है, बाकी 3 को मिलाकर, मतलब A प्लस C प्लस D, ऐसा, है ना। और ऐसा ही C क्या देख रहा है कि मेरे को जितना मिल रहा है उसका 4 टाइम्स बाकियों को मिल रहा है, बाकियों को मिला के, मतलब A प्लस B प्लस D। ऐसा ही D देख रहा है 5 टाइम्स के लिए। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी ये तो खत्म हो गई, ये 5, 4 और ये 3 वाली। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर इज 99, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर टू शेयर। तो अभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मेरे को पता थोड़ी है, ये तो मुझे पता करना पड़ेंगे। तो मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि उनका रेशो क्या है ना, उनको किस रेशो में पैसे मिल रहे हैं। तो वो रेशो, अब दिक्कत ये है 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, चौथी इक्वेशन तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकता फिलहाल, तो मुझे उसके पहले इनका रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकालना इजी है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या करो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड और ये है थर्ड। जब आप पहले दो को सेपरेट करोगे तो A और A कैंसिल होगा, D और D कैंसिल होगा, क्या बचेगा, C माइनस बी, C माइनस बी इस तरफ, और इस तरफ बचेगा 3B माइनस 4C। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा कितना, 4C उधर गया तो 5C इक्वल टू 4B, या फिर B बाय C आपका आ रहा है, B बाय C आ रहा है 5/4। यह है आपका पहला दो क्वांटिटी के बीच का रेशो। अभी ऐसे ही इन दोनों को सेपरेट करो तो A और A कैंसिल हो जाएगा, B और B कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा D माइनस C, और इस तरफ आ जाएगा 4C माइनस 5D। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5C इक्वल टू 6D, मतलब कि C बाई डी मेरा आ गया है 6/5। ठीक है, अब A और B में एकदम से रिलेशन नहीं मिलेगा, है ना, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, B और D का भी रेशो निकाल लेता हूँ, है ना, और
सी और डी दोनों की वैल्यू बी के टर्म्स में रख दूंगा किसी भी एक इक्वेशन में, तो मेरा ए और बी आ जाएगा फाइनली, है ना। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया बी बाय सी इंटू सी बाय डी। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, सी और सी कैंसिल हो रहा है। तो b बाई डी इस तरफ, इधर ये 5 और 5 कैंसिल, 6 से 4 ये 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना आ गया है 3/2। b बाई डी आ गया है मेरा 3/2। इसका मतलब कि मैं d को लिख सकता हूँ कितना, 2/3b, है ना। और यहाँ से इसको c को लिख सकता हूँ 4/5b। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप, किस में रखें अपन, सी और डी इसी में रख दो, है ना, इसी में रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी 4, ये वाली में रखा है, थोड़ा सा एरो बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 4/5, सॉरी सी की वैल्यू 4/5 है, 5b प्लस डी की वैल्यू दैट इज 2/3b इक्वल टू 3b, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लो, तो 3 4 जा 12 और ये 10, 12 और 10 22, 22/15b इक्वल टू 3b, और इधर पे a। अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा a इक्वल टू 3b माइनस 22/15b, ये 15 3 45 में से 22 गए तो 23/15b, है ना, सही है, हाँ सही है। तो ये a इक्वल टू कितना है मेरा 23/15b, या फिर a बाय b मेरा आया है, ये मार्कर से चल नहीं रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, ये तो गया, हाँ ये अच्छा है ना। कितना आया है, a बाय बी कितना है 23/15, है ना। अब देखो मुझे इसमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यूज आती है, मेरे को चाहिए है इस तरीके से, इस तरीके से आ गया तो ये प्रॉपर फॉर्म में होगा। और इस तरीके से लाने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखते हो क्या, जैसे आपने लिखा a बाय बी, है ना, फिर लिखा a बाय बी कितना है 23/15, फिर होता है b बाय सी, वो कितना है मेरा b बाय सी है, कहाँ गया, b बाय सी है 5/4, और c बाय डी, c बाय डी है मेरा 6/5। अब c और c को सेम बनाना है, b और b को सेम बनाना है, तो पहले c और c को सेम बनाना है, ये वाली दो क्वांटिटी को। तो ये दो क्वांटिटी कब सेम होगी, इनके एलसीएम की वैल्यू पे, किस पे, एलसीएम की वैल्यू पे। तो 6 और 4 का एलसीएम आता है 12, है ना, 4 और 6 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12, मतलब इसको 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे। तो ये रेशो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 12/10 c बाय डी, और यहाँ पे आ जाएगा b बाय सी कितना 15/12, है ना, और यहाँ पे a बाय बी ये कितना है 23/15। अब देखो किस्मत से ये तो सेम ही हो गए, और ये मैंने सेम बना दिए। तो अब देखो, अब मैं इनको लिख सकता हूँ, इस वाले केस में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a का रेशो है 23, b का रेशो है 15, c का रेशो है 12, और d का रेशो है 10, है ना। अब मेरे को अलग ही दिख रहा है, a बड़ा है और d छोटा है, तो उसने क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट a और नहीं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम दिया है 99, है ना। तो अब मैं ऐसा मान लूँ कि a बाई डी, अब a बाई डी कितना है 23/10, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a को 23x और d को 10x,
है ना, ए को 23x और डी को 10x, तो ये कितना हो जाएगा 23x प्लस 10x इक्वल टू 99, ये आ गया 33x इक्वल टू 99, तो x आ गया मेरा 3, x कितना आ गया 3, मतलब 3 के रेशो से हर कोई बढ़ रहा है ना, मतलब बचे हुए दो का सम दैट इज b प्लस सी, ये कितना होगा, b का अमाउंट कितना है, b का रेशो कितना है 15x और प्लस सी का कितना है 12x, तो ये कितना हो गया 15 और 12 कितना हो गया 27, 70 नहीं 27 और x, तो x कितना है 3, तो 27 इंटू 3 दैट इज 81, तो b और c का सम है 81, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये आपको आना चाहिए, ये रेशो वाला पॉइंट, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, ठीक है, ओके। अच्छा था प्रॉब्लम, एक और देखते हैं। हाँ, तो एक और प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल छोटा सा है, सस्ता सुंदर है ना। इसमें क्या बोल रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables me to get 1/2 मतलब 3/2 kg more for रुपीज़ 225। इफ m इज द reduced प्राइस पर kg फाइंड 3m। वे इंटीजर टाइप से बनाने की कोशिश के लिए 3m लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। वो बोल रहा है कि 10% अगर मैं शक्कर की कीमत गिरा दूं तो मैं 1.5 किलो और ज़्यादा खरीद सकता हूँ सेम वैल्यू पे, है ना। 225 में पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट देख लेते हैं। अभी इसके शॉर्टकट मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। मैं बस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। एक बार कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जो प्राइस होती है वो और जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो कंजप्शन, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अभी कैसे पता चला कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनका डिवीजन कांस्टेंट नहीं है। थोड़ा सा सोचो कि बेटा तुम कुछ पैसे कमा रहे हो, थोड़े बहुत 100 रुपये कमा रहे हो मान लो, तो 100 में से अगर आप जितना खर्चा कर रहे हो, है ना, मतलब आपने कोई प्राइस एक्सपेंड की, है ना, और उसका कुछ अमाउंट कंज्यूम किया, जो आपने खरीदा उसका अमाउंट कंज्यूम किया, है ना, वो कुछ उन दोनों का प्रोडक्ट कुछ आया। अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ गई तो आप अपना जो कंजप्शन है वो कम करोगे ताकि आपकी सैलरी बराबर रहे। भाई सैलरी में आपको उधार उधार नहीं मांगना पड़े, है ना। अब भी अगर प्राइस कम हो गई तो आप सोचोगे अरे अब तो मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, 2-4 चॉकलेट ज़्यादा खा सकता हूँ, है ना, 2 प्लेट पोहे ज़्यादा खा सकता हूँ, ठीक है। तो पैसे उतने ही रहेंगे मेरे पास में, है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट इनका क्या रहता है, कांस्टेंट। डिवीजन कांस्टेंट नहीं रहता है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो प्राइस जनरली वो ऐसा आता है, प्राइस कैसा है, रुपीज़ पर केजी इस टाइप से, है ना, रुपीज़ पर केजी इस टाइप से। जो कंजप्शन होता है वो जनरली केजी में होता है ना। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ये रुपीज़ आता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या मान लेता हूँ कि उसकी प्राइस होगी ए, कंजप्शन मैंने कितना किया है बी, और कितने रुपए खर्च हुए तो ये तो गिवन है, कितना गिवन है 225, तो 225, ठीक है। अब देखते हैं, ये मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब a इंटू बी इक्वल टू 225, ये मेरा फिक्स है। अब वो क्या बोल रहा है, 10% रिड्यूस हो गई, 10% रिड्यूस हो गई, इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास में अब प्राइस कितनी है 0.9 10% रिड्यूस होना मतलब 0.9 अब है ना। और 10% बढ़ जाती है तो मैं क्या लिख लेता हूँ 1.1। एक्चुअली में होता क्या है, 1 में से मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर बड़ा इंक्रीज हुआ तो 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 10% मतलब 0.1, 20% मतलब 0.2, है ना, ऐसा एडिशन। और अगर रिड्यूस हुआ तो 1 माइनस, है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर 15% रिड्यूस हुआ इसका मतलब 0.15 इसमें से घटाऊंगा, है ना, इनटू बी में। अब बी में क्या चेंज हो रहा है, परसेंट में चेंज नहीं हो रहा है, ये किस में चेंज हो रहा है, अपने अमाउंट में।
तो इस अमाउंट को मैं लिख सकता हूँ कितना, बी में बढ़ रहा है कितना, 1/2 मतलब 3/2, और मेरा अमाउंट कितना है 225 ही है। अब इसको सॉल्व करो, ये 0.9 से ये कैंसिल होगा और ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ए भी आया, और ये ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 ए। 0.9 से इसको कैंसिल किया तो देखो ये हो रहा है 225, 0.9 डिवाइड में आया तो 9 और 10 ऐसा लिख सकता हूँ। 9 से इसको कैंसिल किया तो ये 2 बार जा रहा है और 5 बार जा रहा है, तो ये कितना हो गया 250, तो ये लिखा है 250। अब a इंटू बी की वैल्यू मुझे पता है, a इंटू बी की वैल्यू 225 है, यहाँ पे रखा तो ये आया 3/2a इक्वल टू 250 माइनस 225, ये कितना आया 25, है ना। यहाँ से a आया मेरा कितना 25 इंटू 2/3 दैट इज 50/3, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, m इज द रिड्यूस प्राइस, कितनी प्राइस रिड्यूस हुई 10%, 10% प्राइस रिड्यूस हुई, तो 50/3 का 10%, 50/3 का 10% ये कितना होगा 5/3, तो 5/3 आई है मेरी m की वैल्यू, m की वैल्यू, और वो 3m पूछ रहा है तो 3m कितना हो जाएगा मेरा 5। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका ऐसा होता है कि आप सोचो यहाँ पे कि मेरा अगर a इंटू बी कॉन्स्टेंट है, a इंटू बी अगर कॉन्स्टेंट है, किसी और से लिख लेते हैं, इससे लिख लेते हैं, a इंटू बी अगर मेरा कॉन्स्टेंट है CONST ऐसा करके, तो अगर मेरा a किसी अमाउंट से बढ़ रहा है, मतलब a मान लो मेरा बढ़ रहा है 20%, तो 20% बढ़ा मतलब a कितना हो गया a इंटू 1.2, है ना। तो ये कांस्टेंट रहने के लिए 1.2 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो क्या होगा 1.2 कैंसिल हो जाएगा और a इंटू बी सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1/1.2 b इक्वल टू, फिर ये देखो वापस कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इतना समझ में आया, है ना। मतलब कि यहाँ पे आप ये देखो कि ये वाली चीज़ यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो अगर 0.9 बढ़ रहा है, 0.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू दैट इज b प्लस 3/2, ये क्या होना चाहिए थी मेरी, सॉरी b प्लस 3/2 कितना होना चाहिए था 1/0.9 इंटू बी, ऐसा होना चाहिए था। तब भी तो क्या होता 0.9 से 0.9 कैंसिल हो जाता और a इंटू बी आ जाता, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, तो अब देखो यहाँ से ये कितना हो गया 10/9 b और b प्लस 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2 इक्वल टू 10/9 माइनस बी, सॉरी 10/9b माइनस b, है ना। तो ये कितना हो गया b/9। अब b/9 आप सॉल्व करोगे तो b मेरा कितना आ गया 27/2, तो ये 27/2 क्या है मेरा कंजप्शन, इतना केजी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ऐसा। अभी इससे आप निकाल सकते हो कि 27, अपना ये कंज्यूम वाली चीज़ भी आ गई, अब इससे आप पुट करके निकाल सकते हो कि a क्या होगा, है ना। आप यहाँ से निकाल लो भाई, a इंटू बी कितना था मेरा 225, तो b में अगर 27/2 रख दूँ, ये 225, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार, और ये इंटू 2 आ जाएगा और ये नीचे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा a, ये देखो a यही है 25 इंटू 2/3 50/3, ये भी यही आ रहा है ना 50/3। ऐसे भी सोच सकते हो, सोचने का तरीका है। तो मेरा कहने का मतलब आपको कंसेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। शॉर्टकट्स अच्छी बात है, इसके फॉर्मूले भी अवेलेबल हैं, पर आपको इसका वो पता होना चाहिए, मतलब बेसिक कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, गुड लक।